भोजशाला मंदिर है या मस्जिद? ऐसा स्थान जहां पूजा भी होती थी और नमाज भी पढ़ी जाती थी। कोर्ट ने इसे मंदिर बताया, लेकिन क्या सच बस इतना सा है? क्या भोजशाला सिर्फ एक मंदिर था या फिर कुछ और? नमस्कार। किसी ने बहुत सही कहा है, ना राजा रहेगा ना रानी रहेगी, ये मिट्टी सभी की कहानी कहेगी। और ये लाइन भोजशाला पर बिल्कुल फिट बैठती है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्षों से चल रहे भोजशाला विवाद पर विराम लगा दिया। विवाद था कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, और हाई कोर्ट ने माना कि भोजशाला असल में सरस्वती जी यानी माँ वाग देवी का मंदिर है। लेकिन शायद भोजशाला की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमने इसे मंदिर वर्सेस मस्जिद पर सीमित कर दिया, जबकि असल में ये स्थान कहीं ऊपर है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भोजशाला क्या थी, इसे बनाने वाले राजा भोज कौन थे, और सबसे जरूरी बात, क्यों भोजशाला आज भी सनातन का एक शक्तिशाली स्तंभ है। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो परमार वंश की राजधानी थी। इसे 11वीं सेंचुरी में राजा भोज के शासन में बनवाया गया था। 1 एकड़ में फैला ये कॉम्प्लेक्स वर्षों तक बस मंदिर और मस्जिद के बीच फंसे विवादित स्थल के रूप में जाना गया। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ये जगह मध्यकालीन भारत का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय था। इतना ही नहीं, अगर मैं कहूँ कि ये जगह ज्ञान का सागर थी तो गलत नहीं होगा। यहाँ संस्कृत, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, लिटरेचर, वेद और शास्त्र पढ़ाए जाते थे। कहते हैं दूर दूर से विद्यार्थी, साहित्यकार, देसी विदेशी स्कॉलर्स, पोएट्स यहाँ पढ़ने आते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज लोग हार्वर्ड जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले भारत की ये भोजशाला आज के हार्वर्ड से कहीं आगे थी। भोजशाला भारत के इंटेलेक्चुअल रेनेसा का प्रतीक थी, जिसके प्रमाण खुदाई में मिले। भोजशाला में सबसे पहले खुदाई का काम 1902 से 1904 के बीच हुआ। इस खुदाई में कई महत्वपूर्ण पाषाण शिलालेख मिले। शिलालेख यानी बड़े बड़े पत्थरों पर कार्विंग के माध्यम से लिखा गया लिटरेचर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 शिलाएं मिली, जिसमें परिजात मंजरी और अवनी कुर्म शतम जैसे नाटक देवनागरी लिपि में लिखे हुए थे। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ था कि हजारों वर्ष पहले हमारे साहित्यों को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इस खोज के बाद ही भोजशाला को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया, और जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने संरक्षण में ले लिया। भोजशाला मध्यकालीन समय का एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस था, जहां की दीवारों पर करीब 4000 श्लोक से पूरी संस्कृत व्याकरण को लिखा गया था। ये शायद वैसा ही है जैसे आज के क्लासरूम्स या घर के स्टडी रूम्स में हम चार्ट्स पर पीरियोडिक टेबल या डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाकर टांग देते हैं ताकि उसे याद करना आसान हो। ठीक वैसे ही भोजशाला की दीवारों पर संस्कृत ग्रामर लिखी जाती थी ताकि स्टूडेंट्स उसे रोज देखकर याद कर सके। इससे एडवांस एजुकेशनल आर्किटेक्चर और क्या होगा। यहाँ के खंभों पर बहुत ही सुंदर कार्विंग्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और देव विग्रह बने हुए हैं, जो इस जगह को अद्भुत बना देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आज हम जितनी आसानी से कागज पर पेन से लिखते हैं, शायद उतनी ही सहजता से उस समय लोग पत्थरों पर लिख रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात एक और है। हजारों साल, कई आक्रमण, प्राकृतिक बदलाव और समय की मार झेलने के बाद भी भोजशाला का स्ट्रक्चर आज मजबूती से खड़ा है, और इसके पीछे था हमारा प्राचीन आर्किटेक्चरल साइंस। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टोन इंटरलॉकिंग सिस्टम पर बना हुआ था। बिना सीमेंट, बिना स्टील और बिना मॉडर्न मशीन्स के पत्थरों को एक दूसरे में इतने प्रेसिशन से फिट किया गया था कि वो अपने आप में पूरे स्ट्रक्चर का वेट बैलेंस कर सके। आज मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग में अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जॉइंट,
लोड डिस्ट्रीब्यूशन और लॉकिंग मैकेनिक्स पर रिसर्च होती है, लेकिन हमारे पूर्वज 1000 साल पहले ही इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल लेवल पे यूज कर रहे थे। भोजशाला जैसे स्ट्रक्चर्स देखकर लगता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ बिल्डर्स नहीं बल्कि मास्टर इंजीनियर्स थे। भोजशाला सिर्फ आर्किटेक्चर का ही अद्भुत नमूना नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का भी एक जीवित प्रयोग है। इसका ओरिएंटेशन सूर्य की मूवमेंट और सेलेस्टियल अलाइनमेंट को ध्यान में रखकर किया गया था। दिन में विशेष समय पर सूर्य की किरणें एक निर्धारित एंगल से स्ट्रक्चर के अंदर प्रवेश करती थी, जो ये दिखाता था कि उस समय के शिल्पकारों को सोलर मूवमेंट, डायरेक्शंस और सीजनल चेंजेस का गहरा ज्ञान था। आज इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि सनलाइट और एयर फ्लो नेचुरली रेगुलेट हो सके। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि हमारे पूर्वज इन प्रिंसिपल्स को हजारों साल पहले ही टेम्पल आर्किटेक्चर में यूज कर रहे थे। भोजशाला जैसे स्ट्रक्चर्स बताते हैं कि प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं थे, बल्कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज थे। ये वही समय था जब यूरोप के कई हिस्सों में बेसिक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बस डेवलप ही हो रही थी और भारत में ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा चुके थे। पर क्या भोजशाला बस यूं ही अचानक से एग्जिस्ट करने लगी थी? नहीं, इसके पीछे था एक महान विद्वान, राजा भोज। इतिहास राजा भोज को सिर्फ तलवार चलाने वाले शासक के रूप में नहीं याद रखता, बल्कि उन्हें स्कॉलर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर और विजनरी किंग के रूप में याद करता है। कहते हैं राजा भोज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। उनके लिए राज्य की असली शक्ति सेना नहीं, ज्ञान था। 11वीं शताब्दी में जब दुनिया के कई हिस्सों में बेसिक एजुकेशन भी लिमिटेड थी, तब राजा भोज भारत में नॉलेज रेवोल्यूशन खड़ा कर रहे थे। आयुर्वेदा, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, योगा, पोएट्री, वाटर मैनेजमेंट और मैकेनिकल साइंस, शायद ही ऐसा कोई विषय होगा जिस पर राजा भोज ने काम ना किया हो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भोजेश्वर मंदिर। यहाँ 18 फीट ऊंचा लिंगम स्थापित हुआ है, जो एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। लेकिन राजा भोज सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं थे, उन्हें हाइड्रोलॉजी और वाटर कंजर्वेशन का गहरा ज्ञान था। कहा जाता है कि भोज ताल, जिसे आज भोपाल का अपर लेक कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी मैन मेड लेक्स में से एक है। इतना एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उस समय के किसी इंजीनियरिंग वंडर से कम नहीं था। इतना ही नहीं, राजा भोज ने 84 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें सबसे फैसिनेटिंग है समरांगण सूत्रधार। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक प्रकार का एंशिएंट टेक्नोलॉजी मैनुअल था। इसमें सिटी प्लानिंग, फोर्ट्स, टेम्पल्स, वाटर सिस्टम्स, मशीन्स और मैकेनिकल डिवाइसेस तक का वर्णन मिलता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वो है विमान यानी फ्लाइंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट। ग्रंथ के कुछ श्लोकों में ऐसे यंत्रों का वर्णन है जो मर्क्यूरी और फायर चैम्बर की मदद से आसमान में गति कर सकते थे। आज के हिस्टोरियंस इसे सिंबॉलिक या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही मानते हैं, क्योंकि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन ये बात अनडिनाइबल है कि एयरप्लेन इन्वेंट करने वाले राइट ब्रदर्स से काफी पहले भारत में एडवांस मैकेनिक्स और फ्लाइंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा था। और राजा भोज के इसी विजन का सबसे बड़ा उदाहरण है भोजशाला, एक ऐसा नॉलेज हब जहां स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ साथ चलती थी। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम भारत के सबसे महान स्कॉलर किंग्स में लिया जाता है। लेकिन हर महान सभ्यता की तरह परमार वंश का भी धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। राजा भोज के बाद परमार शासकों को लगातार बाहरी आक्रमणों और अंदरूनी संघर्षों का सामना करना पड़ा। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने मालवा पर कब्जा कर लिया।
इसी दौरान भोजशाला का स्वरूप भी बदलने लगा। बाद में यहाँ कमाल मौलाना मस्जिद बना दी गई और तब से जोर पकड़ा मंदिर और मस्जिद के विवाद ने। 2003 में ये व्यवस्था लागू की गई कि यहाँ फ्राइडे को मुस्लिम्स नमाज पढ़ेंगे और ट्यूसडे को हिंदू पूजा करेंगे। पर सच तो दीवारों और पत्थरों से चीख चीख कर अपना इतिहास बता रहा था और असली धमाका हुआ 2024 के ASI सर्वे में एविडेंसेस मिले कि यहाँ परमार काल का एक बड़ा प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो लिटरेरी और एजुकेशनल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था। ASI को कई स्तंभ, बीम्स, कार्व्ड स्टोन्स और स्कल्पचरल फ्रैगमेंट्स मिले जो टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेजेंट मस्जिद के स्ट्रक्चर में पुराने टेम्पल्स के आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को रीयूज किया गया था। लगभग 1700 रेलिक्स और 39 ब्रोकन आइडल्स डॉक्यूमेंट किए गए। ये सब हिंदू पेटिशनर्स के लिए एक बड़ा एविडेंस बना कि भोजशाला का संबंध माँ सरस्वती यानी वाग देवी और संस्कृत लर्निंग ट्रेडिशन से था और इसलिए हाईकोर्ट ने इसे माँ वाग देवी का मंदिर माना। इतना ही नहीं, माँ सरस्वती की मूर्ति जिसे अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए और आज भी वो म्यूजियम में रखी हुई है, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस मूर्ति का भी जिक्र किया और सरकार से इसकी वापसी पर विचार करने को कहा। भोजशाला सनातन सभ्यता की उस सच्चाई का प्रमाण है जिसे धीरे धीरे हमसे छुपा दिया गया। आज कई लोगों में ये धारणा बना दी गई है कि सनातन सिर्फ रिचुअल्स और पुरानी परंपराओं तक ही सीमित था, जैसा उसका विज्ञान और डेवलपमेंट से कोई संबंध ही ना हो। लेकिन भोजशाला जैसे स्थलों को देखकर समझ में आता है कि सनातन कभी प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक पूरी नॉलेज सिविलाइजेशन का फ्रेमवर्क था। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहां ज्ञान को पवित्र माना गया, जहां माँ सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में पूजा गया और जहां मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं बल्कि नॉलेज हब्स हुआ करते थे। भोजशाला के टूटे हुए पत्थर आज भी कह रहे हैं कि भारत सिर्फ प्राचीन नहीं था बल्कि भारत इंटेलेक्चुअली एडवांस था। शायद इसीलिए हमारे नॉलेज सिस्टम्स, ग्रंथों और सांस्कृतिक पहचान को तोड़ने की कोशिश हुई, क्योंकि किसी भी सभ्यता को कमजोर करना हो तो सबसे पहले उसके इतिहास और ज्ञान को ही निशाना बनाया जाता है। आज जो लोग सनातन को सिर्फ अंधविश्वास समझते हैं, जो इसे पिछड़ा, आउटडेटेड या इरैशनल कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें एक बार भोजशाला जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रीज आज अपने आप को एडवांस बोलती हैं, वो भी उस जगह पानी भरती हुई नजर आती हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करिए, हमें बताइए कि आप भोजशाला के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई जानकारी हो तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। चैनल हमारा सनातन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आपको जानकारी नहीं देते बल्कि सनातन के पीछे का असली अर्थ भी समझाते हैं। नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षिता।